हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें मैं 14 और 15 दिसंबर वाला पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ। ये जो पेपर है ये 7 जुलाई वाला है। मैंने दिसंबर वाले पेपर से शुरुआत की है और 2012 तक जितने भी पेपर हुए हैं पहले मैं ऑफलाइन वाले पेपर करवा दूंगी, फिर आप लोग यदि चाहेंगे तो मैं ऑनलाइन वाले पेपर भी करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। पहला है अध्ययनकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने में। दूसरा है किसी मामले पर बहुपरिप्रेक्ष्यों का विकास करने में। तीसरा है नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में। और चौथा है विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में। तो सामाजिक वैज्ञानिक जो मामले होते हैं ये वास्तविक दुनिया की समस्याएं हैं जिनमें वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों पहलू शामिल होते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है, किसमें सहायता करती है ये हमें बताना है। तो इसमें पहला सही है अध्ययनकर्ताओं में तर्कसंगत कौशल का विकास करने में, ये सही है। किसी मामले पर बहुपरिप्रेक्ष्यों का विकास करने में, ये भी सही है। और सी में लिखा है नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में, ये भी सही है। विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में, ये इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि ये समाज और विज्ञान के बीच संबंधों को समझने के बारे में अधिक है, जो व्यापक है और हमेशा ऐसी चर्चाओं का प्रत्यक्ष केंद्र नहीं होता। हमें बताना वह है जो सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा में सहायता करेगा, हमें वे बताने हैं। तो ए बी सी इसमें सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ए बी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। बी में लिखा है वायु गर्म होने पर फैलती है। सी में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और डी में लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अगर अवलोकन ओ द्वारा निरूपित है एवं आई द्वारा अध्याहार यानी कि निष्कर्ष है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यानी अवलोकन को ओ द्वारा दर्शाया गया है और निष्कर्ष को आई द्वारा दर्शाया गया है। तो इसमें जो अवलोकन है पहले देखते हैं कौन सा अवलोकन है। पहले में लिखा है धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, तो ये तो निष्कर्ष है और निष्कर्ष को दर्शाया जा रहा है आई द्वारा, तो इसके सामने लिख देते हैं आई। वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी निष्कर्ष है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ये हमें अवलोकन करने से ही पता चलता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराते हैं तो चूने का जो पानी है वह हो जाता है दूधिया, तो ये हो गया अवलोकन। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, ये भी निष्कर्ष है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, सी है अवलोकन और ए बी डी है निष्कर्ष। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है, तथा जब द्रव बी में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है। दूसरा है उपरोक्त सूचना के आधार पर द्रवों के घनत्वों की तुलना नहीं की जा सकती है। तीसरा है द्रव ए का घनत्व द्रव बी के घनत्व से अधिक है।
और चौथा है दोनों द्रवों का समान घनत्व है। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो उत्प्लावन बल उस वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। वस्तु के आयतन का वह भाग जो डूबा रहता है वह द्रव के घनत्व और वस्तु के घनत्व के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें पूछा गया है कि जब वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है, और जब बी में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। तो जो कथन सत्य है वह है पहला विकल्प, द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है? पहला है परिणाम क्रिया द्वारा प्रभावित नहीं होते। दूसरा है किसी अनुसंधान या अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा है आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं। चौथा है कोई भी सार्वत्रिक यानी सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो हमें वह बताने हैं जो सत्य है। तो जो ए लिखा हुआ है ये है गलत। क्यों गलत है? इसमें लिखा है परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होते। ये गलत है क्योंकि जांच की प्रक्रिया परिणामों को प्रभावित करती है, और इसमें लिखा है कि प्रभावित नहीं होते, तो ये हो गया गलत। बी में लिखा है किसी अनुसंधान में या अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। यह सही है क्योंकि जिस संदर्भ में वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाता है जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक शामिल होते हैं वे निष्कर्ष निकालने के तरीके को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये सही है। सी में लिखा है आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि आंकड़े यानी कि डेटा एक जांच के दौरान एकत्र की गई कच्ची जानकारी को संदर्भित करता है, जबकि साक्ष्य में परिकल्पना का समर्थन या खंडन करने के लिए इस आंकड़े की व्याख्या शामिल होती है। और इसमें लिखा है कि आंकड़े और साक्ष्य समान होते, ये हो गया गलत। डी में लिखा है कोई भी सार्वत्रिक वैज्ञानिक विधि नहीं है। ये सही है क्योंकि वैज्ञानिक पद्धतियों में सामान्य तत्व तो होते ही हैं, लेकिन अध्ययन के क्षेत्र और जांच की विशिष्ट प्रकृति के आधार पर दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली भिन्न हो सकती है। तो इसमें सिर्फ बी और डी सही हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। दूसरा है द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार से पराग खींच सकते हैं। तो लिखा है स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। तो स्वपरागण तब होता है जब एक पुष्प के पराग कोश से पराग उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होते हैं। यह आमतौर पर द्विलिंगी पुष्पों में होता है जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये एक लिंगी पौधों में भी हो सकता है। अब इसमें लिखा है कि केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, तो ये इसमें हो गया गलत। बी में लिखा है द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार से पराग खींच सकते हैं, तो ये सत्य है। द्विलिंगी पुष्पों में नर और मादा दोनों भाग होते हैं जो उन्हें स्वपरागण और पर परागण दोनों में भाग लेने की अनुमति देते हैं। तो इसमें ए गलत है लेकिन बी सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और यही जो विकल्प है आंसर की में सही माना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है? पहला है यह भूजल का संरक्षण करता है। दूसरा है यह स्थानीय आप्लावन को कम करता है। तीसरा है यह जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। और चौथा है इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। तो कौन से कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है वह हमें बताने हैं।
तो यह भूजल का संरक्षण करता है, ये सही है। यह स्थानीय आप्लावन को कम करता है, ये भी सही है। यह जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है, ये गलत है। क्योंकि वर्षा जल संचयन अपवाह की मात्रा को कम करके जल निकासी की समस्याओं को कम करता है, उत्पन्न नहीं करता। और डी में लिखा है इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ए बी डी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी है? पहला है पृथ्वी का अनियमित परिवर्तनीय तापन, दूसरा है महासागरों का अनियमित तापन, तीसरा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, और चौथा है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी है? तो पृथ्वी का अनियमित तापन, ए इसमें सही है। और महासागरों का अनियमित यानी परिवर्तनीय तापन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ये उत्तरदायी नहीं होती है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ये भी उत्तरदायी नहीं है। ए और बी इसमें सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिए गए हैं और तर्क दिया गया है। अभिकथन है, एक ताप दीप्त बल्ब का पुतंतु यानी तंतु टंगस्टन का बना होता है। तर्क दिया गया है, टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। तो ताप्त दीप्त बल्ब का पुतंतु टंगस्टन का बना होता है, ये सही है, अभिकथन सही लिखा हुआ है। और तर्क कह रहा है कि टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है, तो ये गलत है क्योंकि टंगस्टन का उच्च प्रतिरोध होता है और उच्च गलनांक होता है। इसमें लिखा है निम्न प्रतिरोध, तो ये हो गया गलत। ए सही, आर गलत, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान में लिंग प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। पहला है लिंग संबंधित संवेदनशील भाषा के उपयोग को, दूसरा है रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करने को, तीसरा है लिंग आधारित समूह बनाने को, और चौथा है विभेदीकृत निर्देश एवं आकलन के प्रयोग को। तो विज्ञान में लिंग यानी जेंडर प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र में ऐसी प्रथाएं शामिल हैं जो लैंगिक समानता को संबोधित करती हैं और उसे बढ़ावा देती हैं। अब इसमें पूछा गया है कि शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है, तो लिंग संबंधित संवेदनशील भाषा के उपयोग को, पहला सही है। और रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करने को, लिंग आधारित समूह बनाने को, ये इसमें शामिल नहीं होगा, तो सी गलत हो गया। और विभेदीकृत निर्देश एवं आकलन के प्रयोग को, ये भी इसमें गलत है। ए और बी सही है, सिर्फ पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहला है गैसों में चालन नहीं होता, दूसरा है सभी पदार्थ ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देते, तीसरा है द्रवों की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है, और चौथा है ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। अब इसमें पूछा गया है कि जो ताप के चालन के बारे में सही नहीं है, तो गैसों में चालन नहीं होता है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि जो गैसें होती हैं इनमें चालन तो होता है, लेकिन यह ठोस और द्रवों की तुलना में बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें होता नहीं है, होता है, तो यही गलत है, गलत ही पूछा गया है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विज्ञान में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। पहला है आलोचनात्मक यानी विवेचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का, दूसरा है विद्यार्थियों के बीच भेद करने का, तीसरा है संचारण विकसित करने का, चौथा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का,
5वां है वैकल्पिक अवधारणाओं की जांच करने का, और 6वां है विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता को स्वीकारने का। तो अब सारी प्रश्न क्या होते हैं, ये अनेक उत्तरों की अनुमति देते हैं। इनका कोई बंधा बंधाया एक उत्तर नहीं होता है, और ये व्यापक सोच को बढ़ावा भी देते हैं। अब इसमें आप सारी प्रश्नों के जो उद्देश्य हो सकते हैं वह हमें बताने हैं। तो ए सही है, आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का, ये इसमें सही है ए। विद्यार्थियों के बीच विभेद करने का, ये इसमें गलत है। विद्यार्थियों के बीच भेद करना ये अब सारी प्रश्नों का उद्देश्य नहीं होता। संचारण विकसित करना ये सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का, ये भी सही है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से सही हैं। आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने, ये सही है। विद्यार्थियों के बीच विभेद करना, ये इसमें शामिल नहीं होगा। संचारण विकसित करने का, ये भी सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का, ये उद्देश्य अब सारी प्रश्नों का नहीं होता है। वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करना और विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता को स्वीकारने का, ACEF यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा? पहला है संवृत एकल संचारी, दूसरा है संवृत द्विक संचारी, तीसरा है विवृत एकल संचारी और चौथा है विवृत द्विक संचारी। तो मानव परिसंचरण तंत्र जो है वह संवृत और द्विक संचारी है। अब संवृत परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त वाहिकाओं के अंदर होता है और हृदय द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है। और द्विक संचारी का मतलब क्या है? तो द्विक संचारी का अर्थ है कि रक्त शरीर के एक पूर्ण चक्र के दौरान 2 बार हृदय से गुजरता है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, संवृत और द्विक संचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है? पहला है उन्हें चुनौती दी जा सकती है, दूसरा है वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क प्रदान करते हैं, तीसरा है वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं और चौथा है वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं। तो जो सत्य है वह हमें बताना है। पहला कह रहा है कि उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, तो उन्हें चुनौती दी जा सकती है और संशोधित किया जा सकता है यदि नए साक्ष्य सामने आते हैं। बी में लिखा है वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क प्रदान करते हैं, ये भी गलत है क्योंकि वैज्ञानिक नियम संबंधों का वर्णन करते हैं लेकिन उनके पीछे के तर्क की व्याख्या नहीं करते। सी में लिखा है वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं, ये सही है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सही पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन है थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। तर्क दिया गया है जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। तो अब इसमें जो अभिकथन और तर्क है दोनों ही गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि जो थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की जो श्वसन दर होती है वह धीमी नहीं होती बल्कि तेज होती है। क्योंकि जो पानी में हवा की तुलना में कम घुलित ऑक्सीजन होती है, तो जो जलीय जीव होते हैं इन्हें आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अधिक बार सांस लेने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनकी श्वसन दर तेज होती है। तो इसीलिए अभिकथन हो गया गलत। तर्क क्यों गलत है ये भी जान लीजिए। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है, तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है इसकी मात्रा वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, तभी तो ये तेज सांस लेते हैं, यानी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तभी इनकी श्वसन दर तेज होती है।
तो इसमें ए और आर दोनों ही गलत लिखे हुए हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन दिया गया है, तर्क दिया गया है। सिनेमा हॉल और संगीत समारोह समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं। तर्क दिया गया है, एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। तो जब सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें बनाई जाती हैं तो उनमें ध्वनिकी को ध्यान में रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो ध्वनि है पूरे स्थान पर समान रूप से वितरित हो। तो इसमें जो पहला कथन लिखा हुआ है, अभिकथन लिखा हुआ है, सही है। सिनेमा हॉल और संगीत हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं और तर्क भी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? पहला है सुपोषण, दूसरा है जैव आवर्धन, तीसरा है मृदा अपरदन और चौथा है नाइट्रीकरण। तो उर्वरकों और कीटनाशकों के अति प्रयोग के कारण जो नहीं होता है वह हमें बताना है। तो मृदा अपरदन नहीं होता है। मृदा अपरदन क्या है? यह हवा या पानी द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने को संदर्भित करता है। उर्वरकों और कीटनाशकों के अति प्रयोग से मृदा अपरदन नहीं होता है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार में ओडोमीटर मापता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया। पहला है कार की औसत चाल, दूसरा है कार का त्वरण, तीसरा है कार द्वारा तय की गई दूरी और चौथा है कार की तात्कालिक चाल। तो एक कार में ओडोमीटर क्या नापता है? कार द्वारा तय की गई दूरी, कि कार ने कितनी दूरी तय की है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में दी गई सूचना के आधार पर दर्पणों की पहचान कीजिए। दर्पण ए बी सी डी दिए गए हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति दी गई है, प्रतिबिंब का आकार दिया गया है। हमें ए बी सी डी के नाम बताने हैं। ए में लिखा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? आवर्धी और ऊर्ध्व शीर्षी और प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के समानुरूप। तो वस्तु के समानुरूप प्रतिबिंब का आकार और आभासी और ऊर्ध्व शीर्षी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। तो जिसमें समतल दर्पण लिखा है वही विकल्प रखते हैं, बाकी काट देते हैं। अब सिर्फ 2 विकल्प बचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी में लिखा है वास्तविक और प्रतिलोमित। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु के समानुरूप। तो ये होगा अवतल दर्पण। जो अवतल दर्पण होते हैं इनमें जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यही तो लिखा है वास्तविक और प्रतिलोमित। प्रतिलोमित का मतलब होता है उल्टा और वस्तु के समान आकार का बनता है। तो बी हो गया अवतल। सी में लिखा है वास्तविक और प्रतिलोमित और प्रतिबिंब का आकार विवर्धित। तो ये भी होगा अवतल। और डी होगा अवमुख, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। डी में लिखा है आभासी और ऊर्ध्व शीर्षी और प्रतिबिंब का आकार कैसा है? आकार में छोटी है, यानी जितनी बड़ी वस्तु है उससे छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण और जो लेंस है इन सब के बारे में आपको एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है, एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों पर समरूप 3 छेद किए गए। बोतल को पानी से भर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के प्रवाह के बारे में सही है? पहला है निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। दूसरा है उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। सभी छेदों से पानी समान रूप से बाहर आएगा। डी में लिखा है निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। ई में लिखा है उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा और एफ में लिखा है सभी छेदों से पानी समान दूरी पर गिरेगा। तो जो छेद सबसे नीचे है उससे पानी अधिक बल के साथ बाहर आएगा और पानी जो है अधिकतम दूरी पर भी गिरेगा।
तो इसमें ए सही है और डी सही है। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा और अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। ए और डी सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वाला का रंग निर्भर करता है। पहला है दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा है ऑक्सीजन आपूर्ति पर, तीसरा है आसपास के तापमान पर। तो ज्वाला का जो रंग है ये दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति पर, आसपास के तापमान पर निर्भर नहीं करता। ए और बी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है नैदानिक प्रश्नावली साक्षात्कार आरेखण यानी चित्रांकन, दूसरा है प्रायोजना जांच सूची आरेखण चित्रांकन, तीसरा है आरेखण चित्रांकन जांच सूची साक्षात्कार और चौथा है पोर्टफोलियो सामूहिक परिचर्चा नैदानिक प्रश्नावली। तो कक्षा 7 का शिक्षक है पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। तो वैकल्पिक अवधारणाएं यानी कि जिन्हें भ्रांत धारणाएं भी कहते हैं, वे विचार या समझ हैं जो छात्र अपने अनुभवों या पूर्व ज्ञान के आधार पर विकसित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार वो सही हो, कई बार बच्चे गलत होते हैं, उनके विचार गलत होते हैं। अब इसमें पूछा गया है इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो नैदानिक प्रश्नावली साक्षात्कार और आरेखण यानी चित्रांकन, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकनों को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? पहला है हाइड्रोजन गैस विकसित होती है, दूसरा है फट ध्वनि सुनाई देती है, तीसरा है पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है और चौथा है यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो जब पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो इसमें पहला हो गया सही। फट ध्वनि सुनाई देती है तो ये भी सही है। उत्पन्न हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में प्रज्वलित होने पर बुदबुदाहट ध्वनि उत्पन्न होती है, ये भी सही है। पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है, ये भी सही है। और यह जो अभिक्रिया है अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। और चौथे में लिखा है कि यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं होती। तो यही गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सारी विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करती है। लिखा है हल्दी, सूचक है हल्दी। अम्ल में होने वाला परिवर्तन तो कोई परिवर्तन नहीं होता। क्षारक में होने वाला परिवर्तन तो क्षारक में हल्दी यानी कि जैसे हल्दी का दाग यदि आपके सफेद कपड़े पर लग जाए और आप उस पर साबुन लगा दें तो उस जगह कैसा रंग होगा? एकदम लाल रंग आ जाएगा। तो हल्दी क्षारक में कैसा रंग देती है? रक्त जैसा, रक्ताभ भूरा, यानी रक्त जैसा लाल लाल और भूरा भूरा सा रंग देती है। तो इसमें यहाँ पे होगा रक्ताभ भूरा। अब जिसमें रक्ताभ भूरा लिखा हुआ है ए में वही विकल्प रखते हैं, बाकी काट देते हैं। तो इसमें दूसरा काट देंगे और चौथा काट देंगे, दो विकल्प बचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चाइना रोज। अम्ल में होने वाला परिवर्तन तो अम्ल में यह गहरा गुलाबी हो जाता है और क्षारकों में ये हरा रंग देता है, यानी बी का मान हो गया हरा। ए हो गया था रक्ताभ भूरा, और बी हो गया हरा। अब देखते हैं विकल्प कौन सा मैच हो रहा है। तीसरा विकल्प मैच हो रहा है, देख लीजिए। रक्ताभ भूरा फिर हरा,
आगे भी देख लेते हैं। फिनोल्फ्थीलीन अम्ल में होने वाला परिवर्तन, तो अम्ल में फिनोल्फ्थीलीन कैसा रंग देता है? यह अम्लों में रंगहीन हो जाता है और क्षारकों में गुलाबी रंग देता है, तो यहाँ गुलाबी लिखा ही है। और मेथिल ऑरेंज, तो ये अम्लों में लाल या नारंगी रंग देता है और क्षारक में कैसा हो जाता है? गुलाबी। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं, बनने वाले जुड़वा होते हैं। पहला है समरूप अथवा भ्रांति हो सकते हैं, दूसरा है सदैव संयुक्त, तीसरा है समरूप और चौथा है भ्रांत्रीय। तो जुड़वा बच्चे या तो एक जैसे यानी कि समरूप हो सकते हैं या भ्रांत यानी द्विजुग हो सकते हैं। एक जैसे जुड़वा एक शुक्राणु के एक अंडे के साथ संलयन से बनते हैं, फिर परिणामी युग्मनज 2 भ्रूणों में विकसित यानी विभाजित हो जाता है। वे समान आनुवंशिक सामग्री साझा करते हैं और एक ही लिंग के होते हैं। और भ्रांत जुड़वा तब बनते हैं जब 2 अलग अलग शुक्राणु 2 अलग अलग अंडों को निषेचित करते हैं। तो यही तो कहा गया है कि पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिल रहे हैं, तो जो बनने वाले जुड़वा होंगे वह कैसे होंगे? भ्रांत्रीय। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है? पहला है नारियल के पेड़ के 5 उपयोग सूचीबद्ध करना, दूसरा है विभिन्न पर्णों के शिराविन्यास के प्रकारों का अवलोकन करना, तीसरा है दिए गए पादपों का शाखों, झाड़ियों एवं वृक्षों में वर्गीकरण करना और चौथा है चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करने वाला हमें बताना है, तो चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। S1 है प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, S2 है श्वसन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। तो इसमें हमें बताना है कौन से सही है। तो प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये सही है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलने के लिए सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, दोनों ही सही लिखे हुए हैं। S1 और S2 दोनों ही सही हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन के नियमों को सत्यापित करना, दूसरा है परावर्तन के नियम पर आधारित संख्या विषयक समस्याओं को हल करना, तीसरा है विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना और चौथा है विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। तो आगमिक विवेचन क्या होता है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो आगमिक विवेचन में विशिष्ट अवलोकनों या प्रयोगों के आधार पर सामान्यीकरण करना शामिल है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है चौथा विकल्प, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का परमाणु क्रमांक 13 है तथा बी का परमाणु क्रमांक 17 है। ए और बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र हो सकता है। तो ए का परमाणु क्रमांक 13 है, तो इसका अर्थ है कि ए एल्यूमिनियम है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,8,3, यानी कि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3 है। और बी का परमाणु क्रमांक 17 है, यानी कि यह है क्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 1। अब इसमें पूछा गया है ए और बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र हो सकता है, तो AB3 हो सकता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन है, यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। तर्क दिया गया है, अम्ल का मंथन करना उच्च रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दोनों ही सही लिखे हुए हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? पहला है विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं। दूसरा है विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते। तीसरा है विचार स्थिर होते हैं। और चौथा है विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। अब हमें वह बताना है जो वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। तो विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते वैकल्पिक अवधारणाओं में। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 7 जुलाई 2024 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए। ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। तो यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो आप ईवीएस की वीडियो भी देख सकते हैं। सभी ऑफलाइन वाले पेपर करवाए हैं और लगभग 11 पेपर मैंने ऑनलाइन वाले भी करवाए हैं। तो आप यदि ये पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो ईवीएस की वीडियो भी जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। इसके अलावा सीटेट एग्जाम से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।